हाय। जब हम साइकोलॉजी में मेंटल डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं तो इसका एक फ्रेमवर्क होता है कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ना है ताकि हम उसे अच्छे से समझ पाएं और किसी भी तरफ कोई बायस ना आए कि नहीं नहीं ये सिर्फ बायोलॉजिकल कॉज की वजह से हुआ है या फिर इसका ये सिम्टम है तो हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि ये बीमारी है। अब हो सकता है कि एक फैक्टर जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी जो है वो एक ट्रिगर की तरह काम कर रहे हैं, बट सोनली कोई एक चीज जो है वो किसी बीमारी को कॉज नहीं करती। जब हम डिसऑर्डर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं प्रेवलेंस। प्रेवलेंस मतलब होता है कि अभी इस टाइम पर हाउ मेनी पीपल करेंटली हैव दिस डिसऑर्डर, है कि वर्ल्ड वाइड या फिर उस कंट्री में वो कितना ज्यादा प्रेवलेंट है, कितने लोगों में पाया जाता है। ये हो सकता है कि 3 आउट ऑफ 10 पीपल सफर फ्रॉम दिस डिसऑर्डर या फिर 0.3% पीपल इन दिस वर्ल्ड सफर फ्रॉम दिस डिसऑर्डर, ऐसे करके। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि ये बीमारी कहाँ पाई जाती है, किन लोगों में पाई जाती है, कितनी फ्रीक्वेंटली पाई जाती है, कितना कॉमन है, क्या फैक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। इसके बाद है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है ऐसे क्राइटेरिया जो बीमारी को डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं। DSM-5 जो कि डायग्नोस्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है जिसे अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन पब्लिश करता है, उसमें काफी डिटेल्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो गिवन होते हैं फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। WHO भी पब्लिश करता है ICD-11 जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसका, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, और उसमें भी क्राइटेरिया गिवन होते हैं, बट उसमें ओवरऑल ह्यूमन बींग्स में जितने भी डिजीजेस होते हैं सबके क्राइटेरिया गिवन होते हैं, बट जो DSM-5 है उसमें स्पेसिफिकली मेंटल डिसऑर्डर को लेकर काफी डिटेल क्राइटेरिया गिवन होते हैं। तो जब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ते हैं तो उसमें हम DSM-5 को प्रेफरेंस देते हैं और उसको ही पढ़ते हैं। इसके बाद है एज ऑफ ऑनसेट, मतलब कि किस एज में जनरली वो डिसऑर्डर जो है वो स्टार्ट होता है, देखने को मिलता है। ये हो सकता है आपके अर्ली चाइल्डहुड में या फिर आपके अर्ली टीन एज में, अडल्टहुड में, ऐसे ऐसे करके इसमें बताया जाता है। इसके अलावा जेंडर डिफरेंसेस भी हैं कि मेल्स और फीमेल्स में कौन किस पर्टिकुलर बीमारी से ज्यादा सफर करता है, कौन से डिसऑर्डर जो है वो किस पर्टिकुलर जेंडर में ज्यादा होने के चांसेस हैं, या फिर जो है वो जेंडर स्पेसिफिक कोई ये डिसऑर्डर नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल पिक्चर के बारे में। तो क्लिनिकल पिक्चर में हम सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि कॉग्निटिव सिम्टम्स हो गए, बिहेवियरल सिम्टम हो गए, फिजिकल सिम्टम्स हो गए, ये सारे अलग अलग अलग। किसी किसी डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा विजिबल सिम्टम्स होते हैं और किसी किसी में एज सच आप डायग्नोज नहीं कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी जो है उसका मतलब होता है कि व्हाई डज अ डिसऑर्डर डेवलप, उसके पीछे के कॉजल फैक्टर्स क्या हैं। तो मेजरली हम 3 कॉजल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, बायोलॉजिकल कॉजल फैक्टर, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, और ये तीनों आपस में इंटरैक्ट करके जो है वो एक डिसऑर्डर को कॉज करते हैं। इसके अलावा हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं, रिस्क फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर है जो कि उस बीमारी के लिए ट्रिगर का काम करते हैं। हो सकता है कि किसी इंसान में कोई प्री डिस्पोजिशन जो है वो अवेलेबल है, बट अभी एज सच कोई ट्रिगर नहीं आया है उस बीमारी को जो कॉज कर दे। तो ट्रिगर जो है वो रिस्क फैक्टर होता है जो कि उस चीज को बढ़ा देता है, उस चीज के होने के चांसेस को बढ़ा देता है। जैसे हो सकता है कि एक अनस्टेबल फैमिली इन्वायरमेंट जो है वो एक ट्रिगर की तरह काम करे कोई बीमारी कॉज करने के लिए। और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो कि उस आपके पास हो सकता है प्री डिस्पोजिशन अवेलेबल है, बट क्योंकि आपके पास वो प्रोटेक्टिव फैक्टर अवेलेबल है तो उसको थोड़ा सा उसके होने के चांस को कम कर देता है। जैसे कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना, सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली होना, ये सब। फिर है कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी होता है मतलब कि जिस डिसऑर्डर को हम पढ़ रहे हैं उसके साथ और कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो फ्रीक्वेंटली को अकर करते हैं, मतलब वो भी को एग्जिस्ट करते हैं उसके साथ। जैसे कि एंजाइटी के साथ डिप्रेशन का होना, ADHD के साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का होना, ये सब। फिर हम ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान देखते हैं कि अगर ये डिसऑर्डर हुआ है तो इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर होता है कि कैसे इसको होने ही ना दें। फिर सेकेंडरी है कि अगर हो गया है तो कैसे ठीक करें, और टर्शरी है कि अब बिल्कुल ही सब हो चुका है तो उसको कैसे वर्स होने से रोकें, उसको वहीं पर पॉज कर दें जो भी हो चुका है उसको। मैनेजमेंट में ये आ जाते हैं कि जो डिसऑर्डर हो चुका है उसको कैसे मैनेज करें मेडिकेशन से, थेरेपी से, और ट्रीटमेंट में आ जाता है कि कैसे इसको ठीक कर दें, क्योर कर दें। नॉट नेसेसरीली ज्यादातर मेंटल डिसऑर्डर जो है वो क्योरेबल होते हैं, बट बहुत चांसेस है कि हम उनको मैनेज कर सकते हैं विद मेडिकेशन एंड थेरेपी एक्सेट्रा। और बेटर तरीके से समझने के लिए डिसऑर्डर को हम केस स्टडीज पढ़ते हैं, रियल लाइफ केस स्टडीज एंड हाइपोथेटिकल केस स्टडीज। रियल लाइफ में हो गया जैसे कि अगर हमें पढ़ना है कि कैसे जो हिप्पोकैम्पस है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो फॉर्म करता है और उसका रोल कितना जरूरी है ह्यूमन बीइंग में,
तो हम इसमें पढ़ सकते हैं हेनरी मोलेजन केस, वो पूरी केस स्टडी है जिसमें उनके हिपोकैम्पस को सर्जिकली रिमूव कर दिया गया था और कैसे उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही थी और कैसे उनकी लाइफ में ये काफी हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था। केस स्टडीज हो गए, इसके अलावा प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज कि कैसे हम कोई डिसऑर्डर को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमें एक होलिस्टिक वे में हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कोई डिसऑर्डर जो है वो किन्हें होता है, किस एज में स्टार्ट होता है, कौन से जेंडर को ज्यादा अफेक्ट करता है, कौन से डेमोग्राफिक एरिया में ज्यादा पाया जाता है, क्या क्या इनके विजिबल सिम्टम्स होते हैं, इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इससे हमें काफी होलिस्टिक और बेटर और डीप अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है मेंटल डिसऑर्डर की, ताकि मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर जो ये टैबू है, ये एक स्टिग्मा है, वो हट सके और हम उसको डिसऑर्डर को डिसऑर्डर की तरह ट्रीट कर सकें कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, किसी को भी हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे डेवलप कर जाएगा किसी में डिसऑर्डर, बट हमारे हाथ में ये है कि हम उनको समझें और उन्हें नॉर्मल की तरह ट्रीट करें कि हाँ ठीक है, अगर किसी को डिसऑर्डर हो गया है तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि कुछ पागल है या ऐसा कुछ भी। ये चीज हो गई है, इससे ज्यादा हम एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं टुवर्ड्स पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। प्लस वी कुड गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ मेंटल डिसऑर्डर कैन अफेक्ट अ पर्सन्स लाइफ एंड हाउ वी कैन बी अ सपोर्टिव पर्सन, ताकि हम उसका जो एनवायरमेंट है वो एक स्टेबल बना सकें और उसके जो कंडीशन है उसको वर्स ना करें, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में डिटेल में कि स्किज़ोफ्रेनिया कैसा डिसऑर्डर होता है, ऑल्दो रेयर बट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू लिव विद स्किज़ोफ्रेनिया एंड किसी नॉर्मल इंसान को आइडिया भी नहीं लगता है कि सामने वाला स्किज़ोफ्रेनिक है। ठीक है,